हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको 250 क्वेश्चन भारत की जितनी भी नदियाँ हैं उनसे कंप्लीट करवाएंगे और एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इन क्वेश्चनों में से आपका नदी से एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। जितनी भारत की नदियाँ हैं इसमें आपकी सारी कंप्लीट कर दी जाएगी विद डिटेल के साथ में, ठीक है। आप वीडियो को एक या दो बार जरूर देखें जिससे कि आपकी नदियाँ सारी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी आपको याद रखनी है, भारत की राष्ट्रीय नदी। 2009 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गंगा का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो मैं आपको बता दूं, गंगोत्री, हिमनद, गोमुख, उत्तराखंड से इसका निर्माण होता है। सबसे पहले आप समझेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये जो आपको दिया है गंगोत्री हिमनद, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी, ठीक है, आपको याद रखना है। और एक यहाँ देख सकते हैं सतोपत हिमानी, यहाँ से एक नदी निकलती है अलकनंदा। जब ये दोनों नदी प्रयाग में, देव प्रयाग में दोनों आपस में मिल जाती है तो उसके बाद इसका नाम हो जाता है गंगा। क्या हो जाता है नाम? गंगा। आपको याद रखना है, इन दोनों नदियों के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। अगर इसमें आगे बढ़ते हैं, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? तो ये होता है देवप्रयाग में, उत्तराखंड में है देवप्रयाग, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं दोनों नदियां मिल गई, अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है। मिलने के बाद क्या बन गई? गंगा, ठीक है। ये आप देख भी सकते हैं। देवप्रयाग के बाद यह नदी किस नाम से जानी जाती है? गंगा के नाम से जानी जाती है, मैंने आपको अभी बता दी, ठीक है। इसमें आगे बढ़ते हुए, अलकनंदा का उद्गम स्थल कहाँ है? सतोपत हिमानी, उत्तराखंड से, ये आपको याद रखना है, ठीक है। विष्णु प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? तो अलकनंदा, धौलीगंगा। अगर आप देख सकते हैं, विष्णु प्रयाग में देखेंगे अलकनंदा और धौलीगंगा दोनों आपस में मिलती है, ये आपको याद रखना है। नंद प्रयाग में किन नदियों का संगम है? अलकनंदा और नंदाग्नि, ठीक है। नंद प्रयाग में देख सकते हैं अलकनंदा और नंदाग्नि दोनों नदियां आपस में मिलती है। कर्ण प्रयाग में किन नदियों का संगम है? अलकनंदा और पिंडर। ये आप देख सकते हैं दोनों नदियां, अलकनंदा और पिंडर। और इसके बाद ये नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है और गंगा मैदान आगे इसका कहलाता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया है, ये दिया है, रुद्रप्रयाग में किन नदियों का संगम है? अलकनंदा और मंदाकिनी। मैंने आपको अभी बताया रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है। गंगा के पंच प्रयाग कौन कौन से है? विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र और देवप्रयाग। ये आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गंगा मैदान में किस स्थान पर प्रवेश करती है? हरिद्वार। मैंने आपको अभी बताया पीछे। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना, जो प्रयागराज इलाहाबाद में आकर उससे मिलती है, ये आपको याद रखना है। यमुना का उद्गम स्थल यमुनोत्री हिमनद से होता है, बंदरपुर चोटी से, ये आपको याद रखना है, उत्तराखंड में स्थित है। यमुना गंगा से कहाँ मिलती है? प्रयागराज इलाहाबाद संगम में मिलती है, मैंने आपको अभी बताया है। इसमें आगे बढ़ते हुए देखते हैं, गंगा यमुना सरस्वती का संगम क्या कहलाता है? त्रिवेणी संगम कहलाता है, याद रखना है। यमुना की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? चंबल, सिद्ध, बेतवा, केन, टोंस और हिंडन। ये आपको याद रखनी है। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? ये आपको याद रखना है, जनापाव पहाड़ी, मध्य प्रदेश मुंह से, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चंबल पर बना प्रमुख बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है गांधी सागर बांध, ये आपको याद रखना है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? विंध्याचल पर्वत, ये आपको याद रखना है। और कुमरा गांव, मध्य प्रदेश। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? विंध्याचल पर्वत, कुमरा गांव, मध्य प्रदेश। आपको मैंने अभी बताया। केन नदी कहाँ से निकलती है? कैमूर की पहाड़ी से और मध्य प्रदेश से निकलती है, याद रखें। केन नदी, कैसे केन नदी?
और कैसे कैमूर की पहाड़ियाँ और मध्य प्रदेश। ठीक है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना, जिसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। ये आपको याद रखनी है। गंगा की उत्तर से आने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। गोमती नदी का उद्गम स्थल पीलीभीत, गोमत ताल उत्तर प्रदेश से निकलती है, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं घाघरा नदी का उद्गम स्थल क्या है। यह है मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है, तिब्बत यानी कि नेपाल से निकलती है, तिब्बत के पठार जो चीन में है वहां से निकलती है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। मैंने अभी पीछे बताया आपको, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी का निर्माण कहाँ से होता है? गोसाई थान चोटी, ये भी तिब्बत में है, आपको याद रखना है। ठीक है। गोसाई थान चोटी कहाँ है? तिब्बत में, ये भी आपको याद रखना है। गंडक नदी का अन्य नाम क्या है? नारायणी, नेपाल से निकलती है, ये आपको याद रखना है। क्या है? नारायणी। गंडक का उद्गम स्थल नेपाल से निकलती है और धौलागिरी, याद रखें कहाँ से निकलती है? धौलागिरी से ये निकलती है। ठीक है। सोन नदी का उद्गम स्थल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है सोन नदी। सोन गंगा की किस ओर से सहायक नदी है? सोन गंगा की किस ओर से सहायक नदी है? दक्षिणी ओर से सहायक नदी है इसकी। गंगा बंगाल की खाड़ी में किस नाम से जानी जाती है? हुगली या पद्मा के नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में, आपको याद रखना है। ठीक है। बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है? पद्मा, याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? जमुना, यह आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर क्या बनाती है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती है, ये आपको याद रखना है। ये आप देख सकते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दोनों नदियां जब बंगाल खाड़ी में गिरती है तो आपको याद रखना है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा, जिसका निर्माण ये नदियां करती है, ये आप देख भी सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा का नाम किस वृक्ष पर है? सुंदरी वृक्ष पर। फरक्का बांध किस नदी पर बनाया गया है? गंगा पर बनाया गया है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, याद रखें, फरक्का बांध गंगा नदी पर बनाया गया है, पश्चिम बंगाल में। टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी पर बनाया गया है, उत्तराखंड में, ये आपको याद रखना है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, जो भागीरथी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है, उत्तराखंड में 260.5 मीटर की ऊंचाई है, ये आप याद रखेंगे। तो इसमें आगे बढ़ते हुए देखते हैं। अब हम देखते हैं सिंधु नदी के बारे में। तो आइए चलते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? मानसरोवर झील और सिनकाबाब हिमनद, तिब्बत, याद रखेंगे। मैं आपको बता दूं, जो सिंधु नदी है इसका निर्माण चीन देश से होता है, तिब्बत के पठार और मानसरोवर झील के पास इसका निर्माण हो रहा है। अगर बात करें ग्लेशियर की, तो ग्लेशियर है चेमा योंगडूंग ग्लेशियर। ठीक है, वहां से इसका निर्माण हो रहा है। और सिनका बाब हिमनद भी तिब्बत वहां पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। सिंधु नदी की कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। सिंधु नदी का तिब्बती नाम क्या है? यह है सिंगी खम्बान, ये आपको याद रखना है। सिंगी खम्बान इसका नाम है। शेर का मुंह किसे कहा जाता है? सिंधु नदी को, ये आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंधु की 5 प्रमुख सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? वेरीनाग झील, जम्मू कश्मीर, ये आपको याद रखना है, वहां से इसका निर्माण हो रहा है।
वेरीनाग झरना, सॉरी वेरीनाग झरने से और शहनाग झील के पास इसका निर्माण हो रहा है जम्मू कश्मीर से, ठीक है। यहाँ पे याद रखेंगे झेलम नदी का। झेलम किस झील से होकर बहती है? किस झील से? वुलर झील, याद रखेंगे वुलर झील से होकर बहती है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झेलम चिनाब से कहाँ मिलती है? तिरमू पाकिस्तान में, आपको याद रखना है तिरमू पाकिस्तान में मिलती है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? यह है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और बारालाचा दर्रे से निकलती है हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। चिनाब नदी किन दो धाराओं से मिलकर बनी होती है? चंद्र और भागा, आपका रखना है जब दो नदी आपस में मिलती है, एक चंद्र एक भागा, ठीक है, इसके मिलने से चिनाब नदी का निर्माण होता है। चिनाब का प्राचीन नाम क्या है? यह है असिकनी, क्या है? असिकनी प्राचीन नाम है चिनाब नदी का, ये आपको याद रखना है। असिकनी याद रखेंगे। सिंधु की 5 सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। आप देख सकते हैं झेलम का निर्माण हो रहा है जम्मू कश्मीर के वुलर झील के पास से, शहनाज झील के पास से निकलती है। चिनाब नदी का निर्माण हो रहा है, यह आप देख सकते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से बारालाचा दर्रे से निकलती है। रावी नदी का निर्माण रोहतांग दर्रे से हो रहा है हिमाचल प्रदेश से। और ब्यास नदी का निर्माण ब्यास कुंड से। सतलज नदी का निर्माण हो रहा है तिब्बत के पठार और राकेशताल झील के पास से इसका निर्माण हो रहा है, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर देखते हैं रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा और हिमाचल प्रदेश। मैंने आपको अभी बताया। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? पुरुषणी, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुरुषणी इरावती रावी नदी का प्राचीन नाम है, पुरुषणी और इरावती। व्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? रोहतांग दर्रा और व्यास कुंड से इसका निर्माण होता है हिमाचल प्रदेश से। व्यास सतलज से कहाँ मिलती है? हरिके नामक स्थान पंजाब में मिलती है और वहीं पर विलुप्त हो जाती है। यानी कि भारत की एकमात्र है नदी जो भारत में ही निकली और भारत में खत्म होगी। ये नदी जो व्यास नदी है, व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकलकर और सतलज नदी में मिल जाती है पंजाब में हरिके नामक स्थान पर, यह आपको याद रखना है। सतलज का उद्गम स्थल क्या है? यह है राकेशताल झील। कहाँ से आए? चीन में, यह आप याद रखेंगे। और चीन में तिब्बत का पठार है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार इसे कहा जाता है, ठीक है। सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? ये करती है शिपकिला दर्रा। किस दर्रे से प्रवेश करती है? शिपकिले दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, ये आपको याद रखना है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? यह भाखड़ा नागल बांध। और भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो भागीरथी नदी पर बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। और ये जो गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा नागल बांध है, ये किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर बनाया गया है, ठीक है। इसकी ऊंचाई है 226 मीटर, ये गुरुत्वीय बांध है, ये आपको याद रखना है। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? ब्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है, ये आपको याद रखनी है। बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर, यह भी आपको याद रखनी है। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर, यह भी आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये नदियां आपस में मिलने के बाद कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पाकिस्तान में चली जाती है और ये अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। सिंधु की 5 प्रमुख नदियां कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, मैंने अभी आपको बताई है। आगे इसमें देखते हैं पूरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? झेलम नदी पर बनाई गई है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किशन गंगा परियोजना किस नदी पर है? किशन गंगा परियोजना ये है हमारी किस नदी पर? किशन गंगा परियोजना जो झेलम की सहायक नदी है किशन गंगा, उस पर ही बनाई गई है। आपको याद रखना है किशन गंगा परियोजना किशन गंगा नदी पर ही बनाई गई है जो झेलम की सहायक नदी है। हीन बांध और रंजीत सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी पर, ये आपको याद रखना है।
सिंधु जल संधि कब हुई थी, यानी कि इनके बीच हुई थी, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय हुई थी, आपको याद रखना है। सिंधु जल समझौते में कहा गया था कि जो भारत की ऊपर की सहायक नदियां हैं, ये आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको समझा दूं, पाकिस्तान को कौन सी 3 नदियां मिली। देखो, जो ऊपर की सहायक नदी सिंधु, झेलम, चिनाब, इनका 80% जल कौन यूज करेगा, पाकिस्तान, और 20% जल करेगा भारत। और जो सिंधु की सहायक नदियां निचली, जैसे कि आप देख सकते हैं, सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी है, रावी, व्यास, सतलज, इनका 80% जल भारत यूज करेगा और 20% जल पाकिस्तान यूज करेगा। समझौता इस प्रकार से हुआ था, ठीक है, यह आपको याद रखना है। यानी कि जो पली नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, इसका भी 80% जल पाकिस्तान और 20% भारत। रावी, व्यास, सतलज, इनका 80% जल भारत और 20% पाकिस्तान। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। सिंधु जल संधि किस संगठन की मध्यस्थता में हुई थी, विश्व बैंक की, आपको याद रखना है। सिंधु नदी अंततः कहाँ गिरती है, अरब सागर में, कराची के निकट, ये आपको याद रखना है, मिठान पोर्ट में, पाकिस्तान के। सिंधु जल संधि 1960 में हुई थी। इन नदियों का 80% जल भारत यूज कर रहा है, ठीक है, और इनका 80% जल पाकिस्तान यूज कर रहा है, ये आपको याद रखना है। 20% भारत, 80% पाकिस्तान, ठीक है, इसका 80% जल भारत और 20% पाकिस्तान। और मध्यस्थता थी विश्व बैंक, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें इंपॉर्टेंट नदी आ गई ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, ये होता है चेमायोंगडोंग हिमनद, तिब्बत, चीन से होता है। तिब्बत का पठार चीन में स्थित है, वहां से होता है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ नदियां, हिमालय की नदियां चल रही है, और जो हिमालय की नदियां है वे अरब सागर और बंगाल खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र का तिब्बती नाम क्या है, सांगपो या तसांगपो या सांगपू से कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ये आपको याद रखना है। एक गार्ज बनाती हुई अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, दिहांग और शियांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र किन 3 नदियों से मिलकर असम में बनती है, दिहांग और दिबांग और लोहित। जब ये तीनों नदियां आपस में मिल जाती है, दिहांग, दिबांग, लोहित, जब आपस में मिल जाती है तो उसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है, और भारत में 916 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है, सुबनसिरी, मानस, तीस्ता और सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, धनसिरी, कपिली, लोहित, ये इसकी सहायक नदियां आपको याद रखनी है। ब्रह्मपुत्र पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप। कहाँ बनता है, असम में, ये आपको याद रखना है, असम में बनता है माजुली द्वीप, ठीक है। ब्रह्मपुत्र पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है, गुवाहाटी, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर चित्र 20 में दिया है, चेमायोंगडोंग ग्लेशियर, यानी कि चीन में है, तिब्बत का पठार, यहाँ से निकलने के बाद अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती है और दिबांग और सियांग के नाम से जानी जाती है। जब इसमें 3 नदियां मिलती है, दियांग, दिबांग और लोहित, तब इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। और इसमें आगे चलने के बाद असम में माजुली द्वीप का निर्माण होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर चार्ट भी दिया है, इसमें पूरी जानकारी दे रखी है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, मैं देखते हैं। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर तीस्ता नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, ये होता है जेमू हिमनद, सिक्किम से, इसको याद रखना है। तीस्ता किस नदी की सहायक नदी है, किसकी, ब्रह्मपुत्र की, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानस नदी किस देश से होकर भारत में आती है, भूटान देश से, आपको याद रखना है। सुबनसिरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तिब्बत से। लोहित नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, जलायु चू, तिब्बत से, ये आपको याद रखना है। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, जमुना के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र और गंगा का संगम कहाँ कहाँ है, ये आपका रखना है,
यह है गोलंदो, बांग्लादेश में। मेघना नदी ब्रह्मपुत्र गंगा से कहाँ मिलती है? चांदपुर, बांग्लादेश में मिलती है। बांग्लादेश में चांदपुर जगह है, वहां पर मिलती है। ब्रह्मपुत्र पर बना प्रमुख रेल सड़क पुल कौन सा है? यह है बोगीबिल पुल। बोगीबिल पुल किस राज्य में स्थित है? असम, डिब्रूगढ़ में स्थित है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र पर भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? यह है धौला सादिया पुल। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भूपेन हजारीबाग सेतु पर स्थित है। भूपेन हजारीबाग सेतु की लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर का पुल है, बहुत लंबा। कोपिली परियोजना किस नदी पर स्थित है? कोपिली परियोजना कोपिली नदी पर स्थित है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। रंगा नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ब्रह्मपुत्र की चौड़ाई असम में अधिकतम कितनी होती है? 10 किलोमीटर। आप याद रखेंगे, 10 किलोमीटर की चौड़ाई है ब्रह्मपुत्र में। किसकी? असम में ब्रह्मपुत्र नदी की। इसकी सहायक नदी देखते हैं, सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, धनसिरी, कपिली, लोहित। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां है। गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना संगम कहाँ है? बांग्लादेश में। आप याद रखेंगे। और शहर जो जगह है वो है गोलंदो चांदपुर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, गोलंदो चांदपुर है। ब्रह्मपुत्र का प्रवाह तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। असम, गुवाहाटी, यहाँ पर मांजुली द्वीप इसमें पाए जाते हैं। अब देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। आपको याद रखनी है। गोदावरी को क्या उपनाम दिया गया है? दक्षिणी गंगा या वृद्धगंगा से कहा जाता है गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। गोदावरी का उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से होता है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? प्रणीता, इंद्रावती, मंजरा, वर्धा, वैनगंगा, शबरी। ये आपको याद रखनी है। गोदावरी कहाँ गिरती है? बंगाली खाड़ी में, आंध्र प्रदेश। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोदावरी पर बना प्रमुख बांध कौन सा है? जैकवाड़ी नाथ सागर बांध। ठीक है। पोलावरम परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर। यह आपको याद रखनी है। श्री राम सागर परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। यह भी आपको याद रखनी है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र।